Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 4th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 4 दिसंबर 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कार्डमम हिल्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, देखो ऐसे कौन से यूरोपियंस थे जो कि सबसे आखिरी में आए थे भारत के अंदर आज़ादी से पहले, लेकिन क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। तो आपको यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए डच, बी इंग्लिश, सी फ्रेंच या फिर डी पोर्चुगीज़। देखो बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा तो डायरेक्टली इसका आंसर टाइप करना नीचे कमेंट सेक्शन में, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा तो सर्च करना, डेफिनेटली आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी और फिर आकर इसका आंसर देना है। एटलीस्ट सभी लोग को यहाँ पर इसका आंसर देना है। बाय द वे, इसका जो सही उत्तर है मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको एक बार आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। पहली चीज़ तो ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पर क्या चल रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी हमने देखा कि कोविड के केसेस को लेकर काफ़ी हद तक चर्चा हो रही है पूरे दुनिया भर में। एक नया वेरिएंट है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया के अंदर 2 केसेस डिटेक्ट हुए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के। अब उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन जल्दी से जल्द दिया जाए, लेकिन यहाँ पर हम लोग जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही हमारी सरकार कह रही है और गवर्नमेंट ने बोला है कि बिल्कुल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को एक्सपर्ट्स की राय के लिए, उसके बाद ही हम लोग बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को आगे लेकर आ पाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आगे अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए हमें थोड़ा सा रिसर्च और एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यहाँ पर जो डिसीजन है हम लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं ले सकते हैं, ऐसा हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी का कहना है। देन उसके बाद यहाँ पर ये सारा डिस्कशन लोकसभा के अंदर हुआ, आप लोग को मालूम होगा विंटर सेशन चल रहा है, बहुत सारे डिस्कशंस रेगुलरली हो रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि हमने देखा कि कोविड के कितने केसेस निकल कर आए, 3.46 करोड़ के आसपास के कोविड-19 के केसेस निकल कर आए, प्लस इसमें से जो डेथ है 4.6 लाख के आसपास डेथ हुई थी। लेकिन फिर भी बताया कि इंडिया की हालत फिर भी इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे कंपेयर करें और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ तो काफ़ी बुरी हालत हम लोगों ने देखी है दुनिया भर में। तो उसके मुताबिक यहाँ पर इंडिया के अंदर फिर भी यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी हद तक संभाली गई। और उसके बाद इन्होंने बताया कि देखो हमारे यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने खास बात ये देखी है कि हम लोगों ने वैक्सीन के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम किया, क्योंकि अगर हम प्रॉपर वैक्सीन के ऊपर काम करें तो काफ़ी समय लग जाता है, 2 से 3 साल लग जाते हैं पूरा रिसर्च एनालिसिस करने के बाद। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कोविड-19 के टाइम पर रिसर्चेस काफ़ी तेज़ी से की गई और 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेकर आया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन करी गई हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर के थ्रू। तो काफ़ी मतलब आर्टिकल के अंदर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। फिलहाल आप लोग इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। अब आगे चलेंगे डायरेक्टली अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर आता है नेक्स्ट आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, खासकर जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। वहाँ पर हमारे टॉपिक्स हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी हमने देखा जो एमजी नरेगा है ये भी काफ़ी चर्चा में देखने को मिलेगा। ये है एक हमारी स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बेसिकली यहाँ पर ये जो स्कीम है इसका मेन मकसद होता है कि वेजेस को प्रोवाइड करवाना, मतलब लोगों को एक तरीके से जॉब्स प्रोवाइड करवाना। अभी मैं आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इस आर्टिकल को समझेंगे। जो एमजी नरेगा है इसने मांग करी है 25,000 करोड़ रुपए की एडिशनल फंड की। क्यों? क्योंकि इस स्कीम के अंदर पैसा कम पड़ चुका है, जितना बजट इसका अनाउंस किया था उससे ज़्यादा पैसा यहाँ पर यूज़ हो चुका है। राज्य सरकारों ने इससे ज़्यादा पैसा यूज़ कर दिया है, ऐसा हमारे गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है।
इस पिक्चर के अंदर सारी चीज़ें क्लियरली बताई गई हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, जो ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर रेड कलर के जो स्टेट्स आप लोग को दिख रहे हैं, यहाँ पर बोला गया है ये वो स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना 100% से ज़्यादा फंड यूज़ कर लिया है। जितना फंड इनको अलोकेट किया गया था इस स्कीम के अंडर में, उससे ज़्यादा पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे और भी बहुत सारे स्टेट्स आप लोग को नजर आ रहे होंगे। जो ऑरेंज कलर का स्टेट आपको लास्ट में नजर आ रहा है, यहाँ पर बताया गया इन्होंने भी काफ़ी फंड यूज़ किया है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, फंड की कमी पड़ चुकी है। अब इस फंड की कमी को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली पैसा तो चाहिए, क्योंकि इस स्कीम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पर भी हमारी इकॉनमी ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है और जॉबलेस वाली जो सिचुएशन है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो पैसा है एक सप्लीमेंट की तरह यहाँ पर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई और सेंटर यहाँ पर इसकी मांग भी कर रहा है, ये आप लोग देख पाओगे। और फिर उसके बाद ऐसा क्यों हुआ है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जो भी कहानी बताई गई है ना, ये सारी डिटेल में आपको मैंने समझा रखा है ऑलरेडी, लेकिन फिर से मैं आप लोग को नोट्स की फॉर्म में एक अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पर यह आर्टिकल हमारे जो सब टॉपिक्स आते हैं सिलेबस के अंदर, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होगा। देखो, सब टॉपिक्स की बात करें तो जीएस पेपर 2 के अंदर एक टॉपिक पॉवर्टी का है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस का है, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। प्लस जीएस पेपर 3 के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट है, इशूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट है। तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो अपने पास यूपीएससी का सिलेबस लेकर बैठा रहा करो, ठीक है। और सिलेबस की बात रही तो सिलेबस मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर सेंड कर चुका हूँ, उसको मैं वापस से सेंड कर दूंगा। तो डोंट वरी, बहुत सारे लोग पूछते हैं सिलेबस के बारे में। वैसे आप लोग सिलेबस को डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो वेबसाइट से जाकर, ठीक है। यूपीएससी की वेबसाइट पर तुरंत आपको सिलेबस मिल जाएगा, डाउनलोड हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, यह आर्टिकल चर्चा में इसलिए था क्योंकि एमजी नरेगा के अंदर पैसों की पड़ गई है कमी। और यहाँ पर क्या हुआ, जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपना एक तरीके से जो भी एक लिमिट थी उससे ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट का यूज़ कर लिया है। तो अब डेफिनेटली यहाँ पर पैसा चाहिए होगा। इसको समझने से पहले आपको अब समझना होगा इस स्कीम के बारे में, जहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस स्कीम की फुल फॉर्म मैंने आप लोग को बताया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा होगा, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा कर रहा होगा, मतलब रोजगार देने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती होगी। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर रोजगार दिया जाता है। खासकर यहाँ पर आप कह सकते हो जो अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं उनको रोजगार दिया जाता है। इस एक्ट को पास किया गया था 2005 के अंदर, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए, साथ ही साथ यहाँ पर लोगों के अंदर सोशल सिक्योरिटी की एक तरीके से जो फीलिंग है वो लेकर आई जाए। उसके बाद जो ये स्कीम है बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आती है। आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी एक तरीके से हर एक एडल्ट मेंबर है रूरल एरिया का, जो गांव वाले एरिया है, ठीक है, वहाँ का जो भी एडल्ट मेंबर है वो सब यहाँ पर एलिजिबल होते हैं इस स्कीम के अंडर में। इस स्कीम का मेन मकसद होता है किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का वेज प्रोवाइड करवाना या फिर 100 दिन का काम देना। ऑब्वियसली जब वो 100 दिन तक काम करेगा तो उसके बदले में सरकार उनको उनकी जो कमाई है, जो उनकी मजदूरी है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और यहाँ पर ये जो स्कीम है बेसिकली ये भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है, खासकर जो अर्बन पॉपुलेशन उसको छोड़ा जाता है, जो खासकर गांव वाले एरियाज है वहाँ पर ही मेन फोकस रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर क्या है ना, इस स्कीम के अंदर में आपको एक गारंटी मिलती है। डेफिनेटली आपने यहाँ पर इसके लिए अप्लाई किया कि बिल्कुल मुझे अब यहाँ पर एक जॉब चाहिए, तो क्या है ना, अगर सरकार के पास अगर वहाँ पर जॉब होगी भी नहीं तो भी उसके बदले में सरकार कहीं ना कहीं आपको अलाउंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती है इस स्कीम के अंडर। तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 100 दिन तक ही काम दिया जाएगा, ये मिनिमम है, ठीक है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसको आगे इंक्रीज भी किया जा सकता है, एडिशनल डेज भी डाले जा सकते हैं, 100 दिन से ज़्यादा का दिन का भी काम प्रोवाइड किया जा सकता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दिक्कत क्या हुई। दिक्कत ये हुई है कि यहाँ पर इस स्कीम के अंदर लो वेज रेट देखने को मिलता है, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस स्कीम के अंडर में आती हैं। सबसे पहली दिक्कत क्या आती है, जो ये मजदूरी दी जा रही है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिससे कि यहाँ पर आप कह सकते हो सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम बात करें इस स्कीम के अंदर जो वेज रेट है वो लगभग आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम, इनफैक्ट यहाँ पर बताया गया एग्जैक्टली मैन के लिए 264 रुपीज़ पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है और वेमेन के लिए 205 पर डे के हिसाब से दिया जाता है। और ये 2017 का डेटा है, ठीक है। तो आप देख पाओगे मेन को थोड़ा सा ज़्यादा दिया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू द वेमेन, लेकिन फिर भी ओवरऑल की बात करें तो ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से है नहीं ये सर्वाइव करने के लिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया।
देन उसके बाद वेज रेट कम है, हमने देखा। दूसरी दिक्कत आती है यहाँ पर फाइनेंसिंग की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या है ना, पैसों की हमेशा कमी देखने को मिली है, ऐसा नहीं कि पहली बार देखने को मिला है। इस स्कीम के अंडर में हमने देखा है रेगुलरली यहाँ पर लैक ऑफ फंड की कमी देखने को मिलती है, मतलब लैक ऑफ फंड की जो सिचुएशन है वो देखने को मिल जाती है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो, अगर हम बात करें कि जैसे किसी ने काम किया है अभी इस स्कीम के अंडर में, तो सरकार उसकी पेमेंट को देने में बहुत ज़्यादा डिले कर देती है। हमने रिसेंटली एडिटोरियल पढ़ा था, आपको मालूम होगा, जहाँ पर कुछ एक तरीके से रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन किया गया था, जहाँ पर उन्होंने बताया कि जो लेबर्स हैं उनको लगभग महीने महीने बाद उनको वेज का पेमेंट मिल रहा है। मतलब जो उन्होंने काम किया उसके महीने बाद, एक महीने बाद, डेढ़ महीने बाद उनको यहाँ पर उनका अमाउंट मिल रहा है। तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आप लोग देख पाओगे, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, आज के टाइम पर खासकर जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनका भी रोल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेन रोल तो इनका होना चाहिए। गांव वाले एरिया के अंदर आपको मालूम है ग्राम पंचायत होते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो इनका एक अच्छा सा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था इसके अंदर, लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इस वजह से ये स्कीम अच्छे से एक तरीके से वर्क नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, मतलब कि आप अपने सोल्यूशन क्या रख सकते हो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए। आपने स्कीम के बारे में समझा, स्कीम की प्रॉब्लम्स को समझा, अब ये सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आप लोगों को यहाँ पर इंश्योर वर्क प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है लोग अप्लाई तो करते हैं इसके लिए, लेकिन लोगों को काम नहीं मिल पाता है। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल जो वर्क है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद दूसरी चीज़, इस स्कीम को आपको मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर काफ़ी सारे मतलब आप कह सकते हो कि लूप होल्स हैं, उनको आपको भरना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, जो सरकार है हमारी उसको कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा, वेरियस गवर्नमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपस में मिलना पड़ेगा, ठीक है। और हर चीज़ को मेजर करो, उसके हिसाब से हम लोग स्कीम को अच्छे से आगे चला सकते हैं। तीसरी यहाँ पर एक सोल्यूशन है जेंडर वेज गैप। हमने देखा कि अभी क्या किया गया, वेमेन और मेन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है, और डिफरेंस वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बताया गया मेन को थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी दी जा रही है एज कम्पेयर टू द वेमेन, तो यहाँ पर उसको भी एक तरीके से कम करना पड़ेगा, ये यहाँ पर बताया गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली फंड का अलोकेशन तो बहुत किया गया था, इनका बजट था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बजट से ऊपर निकल चुका है पैसा, ठीक है। 73,000 करोड़ रुपीज़ तक का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया था कि भाई इतना पैसा खर्चा जाएगा, लेकिन अभी पता है यहाँ पर इस स्कीम में अलग से कुछ पैसा खर्च हो चुका है 10,244 करोड़ रुपीज़। ये कुछ अलग से एडिशनल फंड खर्च हो चुका है, जो कि यहाँ पर इसके अंदर अलोकेट नहीं किया गया था। तो मतलब स्कीम के अंदर फंड की कमी पड़ चुकी है, उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर मांग की गई है 25,000 करोड़ रुपीज़ की, कि इतना पैसा और चाहिए, तभी हम लोग आगे जो है चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, और यहाँ पर जो एक तरीके से जॉब्स वगैरह वो प्रोवाइड कर पाएंगे। और ये जो पैसा है एज अ सप्लीमेंट चाहिए होगा हम लोगों को इस स्कीम को आगे रन करने के लिए। आई होप आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में क्लियर करवाई हैं। तो इन ये देखो, ये सोचा सारी चीज़ें नोट्स वगैरह हैं, ये सब आपको एक टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते हैं। देखो टेलीग्राम चैनल दो हैं, एक दीपक यादव एजुकेशन के नाम से है, दूसरा दीपक यादव एजुकेशन नोट्स के नाम से है, ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है, दोनों को ही ज्वाइन कर लेना। और भी दो चार फेक चैनल्स बने हुए हैं, मेक श्योर करना उनको आप नौ ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर क्या क्या अपडेट हो रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो करना क्या है आप लोग को, दो चैनल से मेरे, दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आगे बढ़ेंगे, अब आप देख पाओगे यहाँ पर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स जो कि पॉलिटिक्स से भरे पड़े हैं, इनको आप लोग पूरी तरह से स्किप कर सकते हो, ये हमारे काम के नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये वाला, अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कैसे जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आपको मालूम होगा अफगानिस्तान के अंदर क्या क्राइसिस शुरू हुए, तालिबान का कंट्रोल आया, सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बार कवर कर चुके हैं कि यहाँ कंट्रोल आया, सारी चीज़ें बिगड़ चुकी थी, अफगानिस्तान में हालत काफ़ी ख़राब हुई, लोगों को खाने को नहीं मिल पा रहा है। इनफैक्ट हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को उन्होंने बेचा खाने के लिए, ठीक है, कि कुछ खाने को उनको मिल जाए। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक मीटिंग बैठाई गई थी, जहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ ने मिलकर डिस्कशन किया कि किस प्रकार से अफगानिस्तान के सिनेरियो को हम लोग सुधार सकते हैं। और यहाँ पर इंडिया निकल कर आया, इंडिया ने बोला हम सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, हम लोग यहाँ पर गेहूँ चावल जो हमसे हो पाएगा हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन दिक्कत ये क्या आ रही थी, दिक्कत ये आ रही थी कि हम लोग ट्रांसपोर्ट कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर अगर पाकिस्तान वाला रास्ता है तो पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा था, तो इंडिया कैसे ट्रांसपोर्ट करता अफगानिस्तान के अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ पर, हमारे पास एक दूसरा रास्ता वो था, वो ईरान के साथ था, जो हमारा चाबार पोर्ट है ईरान के अंदर, वहाँ से अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट करते तो ईरान और अफगानिस्तान के बीच में खुद के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। तो यहाँ पर अब
आप देख पाओगे कुछ दिनों बाद, लगभग महीने बाद ये सोल्यूशन निकल कर आया है। पाकिस्तान ने परमिशन दी है कि बिल्कुल आप हमारे रास्ते से ले जा सकते हो इस सामान को। तो यहाँ पर अफगानिस्तान के जो ट्रक्स हैं वो अब इंडियन एड को, मतलब जो इंडिया की हेल्प है उसको कैरी कर सकते हैं। कहाँ पर? थ्रू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के रास्ते से यहाँ पर अफगानिस्तान में ये सामान ले जाया जाएगा। अब आप कहोगे ये क्या चर्चा है? तो यहाँ पर क्योंकि इनकी कंट्रीज़ की लोकेशन ही ऐसी, आपको मालूम होगा, जैसे कि अब अगर हम देखें तो ये मान लो यहाँ पर इंडिया का मैप हुआ, इसके बाद इधर आप लोग को यहाँ पर ये पाकिस्तान देखने को मिलेगा, इसके पीछे ही आप लोग को यहाँ पर ये अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया से एड पहुँचाना है तो यहाँ पर इस प्रकार से पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पर पहुँचाया जाएगा आगे अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के जो ट्रक्स हैं बेसिकली ये कैरी कर सकते हैं इन सारे सामान को, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ओके, तो इंडिया ने यहाँ पर बताया था बिल्कुल हम लोग यहाँ पर जो इंडिया ने एफर्ट्स को थोड़ा सा उठाया और अब बिल्कुल जो इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करवा रहा था, जो भी हम लोग सामान प्रोवाइड करवा रहे थे उनको अब लोग बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे और पाकिस्तान के थ्रू प्रोवाइड करवाएंगे। अब बिल्कुल हमें सोल्यूशन मिल चुका है। ये सारी अनाउंसमेंट आ चुकी है, आप लोग को मालूम होगा। और यूरोपियन यूनियन के जो एक तरीके से स्पेशल एनवॉय हैं अफगानिस्तान के अंदर, थॉमस निकलसन, ठीक है, ये दिल्ली के अंदर थे, तभी यहाँ पर ये सारा अनाउंसमेंट कर दिया गया था। ठीक है, जब ये दिल्ली के अंदर बातचीत कर रहे थे तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया इंडिया आज के टाइम पर एक चीज़ के ऊपर और फोकस रख रहा है। हाँ, उससे पहले एक चीज़ और है, देखो उससे पहले एक चीज़ और है कि आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ वापस से प्लानिंग ये कर रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अपनी एम्बेसीज़ को खोला जाए, क्योंकि जैसे जैसे अफगानिस्तान के अंदर हालत ख़राब हो रही थी, आप लोगों को मालूम होगा, जब तालिबान पूरी तरह से चीज़ों के ऊपर कब्जा कर रहा था, मतलब जगह जगह पर कब्जा कर रहा था, फिर वहाँ के जो अफगानिस्तान के अंदर जो लीडर थे वो भाग गए थे, इस प्रकार की चीज़ें जब दिख रही थी तो कंट्रीज़ ने देखा कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। कंट्रीज़ ने, बहुत सारी कंट्रीज़ ने, जिनकी भी एम्बेसीज थी यहाँ पर, उन्होंने एम्बेसीज बंद करवा कर अपने लोगों को वापस से अपने देश के अंदर बुलाया। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। नाउ आज के टाइम पर कंट्रीज़ वापस से रीप्लानिंग कर रही हैं कि एम्बेसीज़ को खोला जाए और बहुत सारी कंट्रीज़ ने डिसीजन ले लिया है कि बिल्कुल हम लोग अब वापस से अपनी एम्बेसीज़ को ओपन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया 10 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि अपनी जो भी यहाँ पर एम्बेसीज जिसको ऑपरेट करते हैं अफगानिस्तान के अंदर, और वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है? रशिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, कतर, यूएई, और उसके बाद यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारी आपको कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। इन्होंने डिसाइड किया बिल्कुल हम लोग अपने जो एक तरीके से ऑफिशियल्स थे उनको वापस से भेजने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, क्या इंडिया ने इसको अप्रूव किया है? नहीं। तो इंडिया अभी यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी डिसीजन ले रहा है। इंडिया यहाँ पर अभी यहाँ पर इसके बारे में सोच विचार कर रहा है। इंडिया ने अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया है कि हम लोग अपनी एम्बेसीज़ को ओपन कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इंडिया ने अपनी डिसीजन अभी तक नहीं दिया है, आपको ध्यान रखना है। और इंडिया ने यहाँ पर बोला कि बिल्कुल देखो वो डिसीजन की बात अलग है, लेकिन इंडिया ने अपना ह्यूमैनिटेरियन एड, अपनी जो हेल्प है वो बिल्कुल प्रोवाइड करवाई है। हम लोगों ने 50,000 टन जो गेहूं है इसका एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड किया है अफगानिस्तान को, जो कि कैसे जाएगा? पाकिस्तान के थ्रू जाएगा, ट्रक में भरकर। ये आप लोग को मालूम चली गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई होप आपको क्लियर कर चुका हूँ मैं, बहुत अच्छे से आप लोग को चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ खास नहीं है, क्योंकि देखो हुआ क्या है ना कि यहाँ पर ये भी बताया गया कि मतलब सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। आप लोगों को मालूम होगा 2019 से जब से आर्टिकल 370 को इनऑपरेट किया गया, एब्रोगेट किया गया, तभी से यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है दोनों के बीच में। पाकिस्तान इंडिया के बीच में ट्रेड को लेकर भी काफ़ी डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे, ट्रेड बैन है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सोल्यूशन निकल कर आया है। तो इसके बारे में आपको आइडिया रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यहाँ पर पोषण ट्रैकर के बारे में। तो जो पोषण ट्रैकर अंडर रैप्स के बारे में बताया गया, यहाँ पर देखो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होती है, ये वाली मिनिस्ट्री ने लगभग बोला कि हम लोगों ने 1000 करोड़ रुपए खर्चा है पोषण और न्यूट्रिशन ट्रैकर के ऊपर। हमने पोषण को ट्रैक करा है 1000 करोड़ रुपए खर्चने के बाद। ठीक है, और इसके अंदर जो रियल टाइम डेटा है उसको कलेक्ट किया गया, जो मैलनरिश्ड पीपल हैं इसको कलेक्ट किया गया। मैलनरिश्ड मतलब यहाँ पर जिन व्यक्तियों को अच्छे से खाना नहीं मिला है, न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिला है, एक पोषण भरपूर खाना नहीं मिला है, तो वो मेल नॉरिश्ड कंडीशन के अंदर कहलाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ट्रैक किया गया। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इस पूरे प्रोसेस को लॉन्च किया गया था 4 साल पहले। तो अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने किस प्रकार से पैसा खर्चा है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला बिल्कुल हम लोगों ने 1053 करोड़ मतलब 1053 करोड़ रुपीज़ खर्चे हैं पोषण ट्रैकर के ऊपर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के ऊपर, कि हम लोग किस प्रकार से ट्रैक करते हैं पोषण को। और यहाँ पर बोला गया बिल्कुल डेटा को ट्रैक किया गया और बताया है कि जो काफ़ी सारी सिचुएशन है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। ठीक है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ये बोलती है कि अभी हाल ही में एक डेटा आया था, कौन सा? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, आपको मालूम होगा NFHS
5 का ये डेटा निकल कर आया और इस डेटा में बताया गया कि बच्चों के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिला। डेवलपमेंट किस प्रकार से, जो चाइल्ड वेस्टिंग की कंडीशन होती है, चाइल्ड स्टंटिंग की कंडीशन होती है, तो इसके अंदर थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। हालांकि ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, थोड़ा सा सुधार हुआ है। और आप लोग मुझे बताना चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग को ये बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं और बाकी तो यहाँ पर कुछ नहीं है। बाकी इन्होंने यही बताया हुआ है जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा कहाँ पे खर्चा। 600 करोड़ रुपए खर्चा यहाँ पर एक तरीके से स्मार्टफोन्स की खरीदारी के ऊपर, फिर उसके बाद किस प्रकार से डेटा को मैनेज किया गया उसके ऊपर कितना कितना पैसा खर्चा है उसके बारे में बताया गया है। बाकी मैंने आप लोग को बता दिया। इन्होंने बताया कि थोड़ा सुधार देखने को मिला, जो चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग है, या फिर बहुत सारे बच्चे जिनका अंडर वेट होता है, उनकी एज के हिसाब से वेट बहुत कम होता है, वो उनकी चीज़ों के अंदर थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल के ऊपर। नाउ यहाँ पर इसी पेज पर नीचे की साइड आपको 3 आर्टिकल्स ये दिख रहे होंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। सबसे पहले हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आज का जो थंबनेल है वो इसी के बेसिस पर है। आपको याद होगा 2019, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से, या फिर आप लोग यहाँ पर करंट अफेयर से एक तरीके से काफ़ी हद तक ताल्लुक रखते हो काफ़ी लंबे समय से, तो 2019 में एक केस हुआ था, ठीक है, पेप्सिको वर्सेस यहाँ पर इंडियन फार्मर्स को लेकर। तो पेप्सिको और फार्मर्स के बीच में यहाँ पर ये केस हुआ, जहाँ पर क्या हुआ, जो एक तरीके से आप लेस के चिप्स खाते होंगे, ठीक है, अब लेस के चिप्स को बनाया जाता है पेप्सिको कंपनी के थ्रू। पेप्सिको कंपनी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ये पेप्सिको कंपनी बनाती है, इसमें से एक लेस का चिप्स है, ये भी पेप्सिको के थ्रू ही डेवलप किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, पेप्सिको चिप्स के अंदर एक स्पेसिफिक आलू डलता है, ठीक है, एक आलू जो होता है वो अलग से होता है, थोड़ा सा ड्राइनेस होती है इसके अंदर, वो आलू अलग होता है। इसका नाम क्या है आपको मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको चीज़ों को समझना होगा यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में। सबसे पहली चीज़, ये केस हुआ क्या था। यहाँ पर केस ये हुआ था कि जो पेप्सिको कंपनी है इसने यहाँ पर केस दर्ज कर दिया था भारत के कुछ फार्मर्स के ऊपर, लगभग 9 फार्मर्स के ऊपर यहाँ पर केस दर्ज किया गया। कहीं पर 4 बताया जाता है, कहीं पे 9 बताया जाता है। तो कुछ फार्मर्स के ऊपर केस डाल दिया उन्होंने, केस डाल दिया 1-1 करोड़ रुपए का, कि 1-1 करोड़ रुपए ये फार्मर्स चुकाएंगे। लेकिन मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि इन फार्मर्स ने कहीं ना कहीं जो ये कंपनी के आलू हैं उनको उगा लिया था, ठीक है। ये जो कंपनी है एक तरीके से, ये जो एक तरीके से लेस के चिप्स के अंदर जो आलू डलते हैं उसका जो पेटेंट राइट है वो पेप्सिको कंपनी के पास है। पेप्सिको कंपनी बोलती है बिल्कुल ये जो आलू है इसके जो बीज होते हैं ये हम ही प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। कोई भी फार्मर्स होता है उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कोई फार्मर अगर चाहता है पेप्सिको कंपनी के आलू को उगाना तो बिल्कुल पेप्सिको कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और उसको एक तरीके से क्या होगा, पेप्सिको कंपनी यहाँ पर वो बीज देगी, उस बीज से फार्मर्स आलू उगाएंगे और आलू वो वापस से पेप्सिको कंपनी के पास जाएगा। इसको और कहीं भी ट्रेड नहीं किया जा सकता। ऐसा यहाँ पर पेप्सिको कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और इसी प्रकार से यहाँ पर ये आलू का प्रोडक्शन होता था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर उस टाइम पर लगभग 2 से 4 फार्मर्स ने क्या किया, उनके पास अब ये नहीं पता कि कैसे वो बीज आए, ठीक है। अब उनके पास जैसे भी वो बीज आ गए और उन्होंने उस आलू का प्रोडक्शन कर दिया, उस यहाँ पर जो पोटैटो है उसको उगाया। अब जैसे यहाँ पर पेप्सिको कंपनी को ये बात पता चलती है, पेप्सिको बोलता है कि बिल्कुल ये हमारे पेटेंट राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, इसका हनन हुआ है और यहाँ पर क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पर इस केस को ऊपर लेके जाएंगे। बिल्कुल केस ऊपर गया और यहाँ पर पेप्सिको कंपनी की काफ़ी हद तक आलोचना हुई। पेप्सिको कंपनी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि यार यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक केस दर्ज कर दिया और 1-1 करोड़ रुपये मांग रहे हैं इन फार्मर से। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और इनफैक्ट फिर यहाँ पर बॉयकॉट के नारे लगने लगे, बिल्कुल पेप्सिको कंपनी को बॉयकॉट करो। तब जाकर यहाँ पर पेप्सिको कंपनी शांत हुई, इन्होंने बोला देखो यहाँ पर मुद्दा तब भी सुधरा नहीं था। यहाँ पर ये बोला पेप्सिको कंपनी ने, अगर ये फार्मर्स चाहते हैं आलू उगाना ये वाले तो बिल्कुल उगा सकते हैं, लेकिन हमारी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले, उस बेसिस पर हम लोग उनको बीज प्रोवाइड करवाएंगे और उस बीज से वो जो आलू का प्रोडक्शन होगा वो वापस से हमारी कंपनी को लाकर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर पेप्सिको कंपनी ने बात संभालने की कोशिश की थी। तो आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। पेप्सिको कंपनी अपने आप में एक $multi-million कंपनी है देखने को मिलेगी, जहाँ पर इसने गुजरात के फार्मर्स के ऊपर केस किया था और इनसे बोला, यहाँ पर 4 फार्मर्स के ऊपर केस किया गया, इनसे बोला कि आप लोग हर एक व्यक्ति 1-1 करोड़ रुपए हम ये प्रोवाइड करवाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी ने बोला कि हमारे पेटेंट राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, हमारे पेटेंट राइट्स यहाँ पर एक तरीके से मतलब कि एक तरीके से इनका वायलेशन हुआ है, आप ये कह सकते हो। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से मैटर सॉल्व हुआ है और अभी आर्टिकल में क्या बोला गया। आर्टिकल में क्या बोला गया है इसको हम थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं पेप्सिको कंपनी ने क्या बोला था। यहाँ पर पेप्सिको कंपनी ने बोला कि देखो एक हमारे पास राइट्स आते हैं भारत के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड फार्मर्स राइट। ये एक्ट है बेसिकली 2001 का,
ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये जो एक्ट है कौन सा, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। इसके अंदर यहाँ पर सेक्शन 64 यहाँ पर एक तरीके से पेप्सिको कंपनी ने लागू किया। इन्होंने बोला बिल्कुल हमारा जो राइट्स है, हमारे राइट क्या है कि हम लोग यहाँ पर जो एक तरीके से आलू का प्रोडक्शन करते हैं वो आलू का प्रोडक्शन सिर्फ हमारे लिए ही हो सकता है, कोई और दूसरा उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसके ऊपर हमने पेटेंट राइट्स ले रखे हैं। तो यहाँ पर इसका वायलेशन हुआ है, ये कंपनी ये मुद्दा उठाती है। पेप्सिको कंपनी बार बार यही बात बोल रही थी। बाय द वे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, इस आलू का नाम क्या है, इस आलू का नाम है FL2027। ठीक है, इसको हम लोग FC5 भी बोलते हैं। तो दो नाम है इसके, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका एक तो नाम है FL2027, दूसरा नाम है FC5। ठीक है, इस आलू का नाम है जिससे कि लेस के चिप्स बनते हैं, जो कि बहुत सारे लोग खाते भी होंगे। अब फार्मर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसी एक्ट की, जो कि अभी मैंने आपको नाम बताया था, जिस एक्ट का 2000 एक्ट का एक का एक्ट है, इसी एक्ट के अंडर में फार्मर्स ने क्या बोला कि देखो बिल्कुल इसका सेक्शन 39 हम लोग को बोलता है, हम लोग को प्रोटेक्शन देता है। हम लोग यानी जो फार्मर्स इंडिया के, वो कोई सी भी वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं, कोई सी भी वैरायटी को सेल कर सकते हैं। तो वहाँ पर फार्मर्स को भी एक प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो फार्मर्स ने भी बार बार मुद्दा यही उठाया, फार्मर्स ने भी यहाँ पर बोला सरकार से कि आप हमारे बिहाफ में लड़ो बिल्कुल। तो सरकार ने यहाँ पर फार्मर्स के बिहाफ से लड़ाई करी और फार्मर की यहाँ पर जीत भी हुई है। ठीक है, एक हिस्टोरिक विक्ट्री आप लोग को मालूम होगा, फार्मर्स के यहाँ पर जीत भी हुई और पेप्सिको कंपनी ने यहाँ पर वापस से मुद्दा लिया। और आज के टाइम पर जो इंडिया है, इंडिया ने पेप्सिको कंपनी का जो पोटैटो पेटेंट है इसको कर दिया है रद्द। तो आर्टिकल यही है कि पेप्सिको कंपनी ने जो FC5 पोटैटो के ऊपर पेटेंट लिए हुए थे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी उगा सकती है, अब वो रद्द कर दिया जाए। अब भारत के अंदर हर कोई किसान यहाँ पर इस पोटैटो को उगा सकता है। ये एक तरीके से यहाँ पर निचोड़ निकल कर आया इस आर्टिकल का। आई होप आपको यहाँ पर यह आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सिंपल से शब्दों में यहाँ पर समझा दी हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाओगे, जो भी चीज़ें मेंशन्ड है वो मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में बता दी हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दी हैं। आलू का क्या नाम है, FL2027, इसको हम लोग FC5 के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। मैं फिर से बता देता हूँ इसके अंदर क्या बदलाव आया। बदलाव ये आया है कि इंडिया ने यहाँ पर रद्द कर दिया है पेप्सिको के पोटैटो पेटेंट को। अब यहाँ पर कोई भी पेटेंट नहीं है, अब यहाँ पर हर कोई किसान एक तरीके से इन पोटैटोस को ग्रो कर पाएगा। अगला आर्टिकल बात करता है एक बटरफ्लाई के बारे में, और ये जो बटरफ्लाई बेसिकली इसका नाम है चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर। इसका मतलब क्या है, आप देख पाओगे इसके जो पर हैं पीछे, आप देख पाओगे चॉकलेट सा कलर आपको दिख रहा होगा इसके बॉर्डर पर। तो इसी वजह से यहाँ पर चॉकलेट बॉर्डर से आप लोग नाम याद रख सकते हो उसका। तो एक नई बटरफ्लाई की स्पीशी है जो कि भारत के थ्रू डिस्कवर करी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, एक व्यक्ति हैं जिनके थ्रू फोटो खींची गई है। ठीक है, उनको फोटो का बहुत शौक है। ठीक है, हॉबी है फोटो खींचना। वो फोटो खींच के यहाँ पर भेजते थे, जहाँ पर भी इंडियन वेबसाइट्स को, जहाँ पे इंडिया की वेबसाइट पर सारे बटरफ्लाई के फ़ोटो अपलोड होते हैं, वहाँ पर फोटोज़ भेजा करते थे। अब क्या हुआ, यहाँ पर जब चेक किया गया तो एक फ़ोटो कुछ इस प्रकार का है जो कि एक नई प्रजाति पाई गई है। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है और नाम है सोनम वांगचुक लेप्चा। ठीक है, ये कहाँ से, ये है जोंगू से। जोंगू नॉर्थ सिक्किम का एरिया है और इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से बटरफ्लाइज़ को क्या करती हैं, बटरफ्लाइज़ के पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और बटरफ्लाइज़ का पिक्चर्स वगैरह लेने बहुत सीरियसली ये काम करते हैं। हॉबी है इनकी, यहाँ पर हॉबी को परस्यू करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जो ये बटरफ्लाई स्पीशी है, ये जो नई स्पीशी है, एक तरीके से ये भी यहाँ पर इसी फोटो कैप्चरिंग में निकल कर आई है। 2016 से वांगचुक लेप्चा ने लगातार यहाँ पर हैबिट बना रखी है फोटोग्राफिंग की, लगातार फोटोग्राफिंग करती हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो ये पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर सारे भेजे जाते हैं कहाँ पर, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस में, और यहाँ पर इन सबको इंडियन वेबसाइट पर बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया पर ऐड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इन जो इंडिया की वेबसाइट है वहाँ पर ये सारे बटरफ्लाई के फ़ोटोज़ को अपलोड भी किया जाता है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके अलग अलग बटरफ्लाइज के बारे में। तो साल 2020 के अंदर इन्होंने यहाँ पर एक और पिक्चर दिया था। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो ये मतलब एक तरीके से इन्होंने ही हैं ये, तो ध्यान रखना, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था एक पिक्चर ऑफ गोल्ड येलो बटरफ्लाई। यहाँ पर जो पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला पिक्चर भी यहाँ पर दिया और फिर इस पिक्चर के ऊपर जब रिसर्च और एनालिसिस किया गया तो यहाँ पर पता लगा ये एक नई प्रजाति है जिसको नाम दिया गया चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी है, ध्यान रखना साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। साइंटिफिक नेम है इसका ज़ोग्राफेटस जोंगायुंसिस। ठीक है, ज़ोग्राफेटस जोंगायुंसिस करके यहाँ पर इसका नाम दिया गया है और इन्हीं के नाम के बेसिस पर एक तरीके से नॉर्थ सिक्किम के अंदर जो जगह है जोंगू, उसी के बेसिस पर यहाँ पर ये नाम दिया गया। इसके बारे में ध्यान रखना है। प्लस उसके बाद यहाँ पर इस बटरफ्लाई की और भी बहुत सारी अलग अलग रिलेटिव्स हैं, इसी के आसपास की और भी बटरफ्लाइज पाई जाती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, चाइना में पाई जाती है, हांगकांग में पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अभी ये इंडिया के अंदर न्यूली डिस्कवर है, तो उसके बारे में एक आइडिया आप लोग रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक नीचे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये डैम
डैम डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो ये डैम सेफ्टी एक्ट है बेसिकली ये एक तरीके से यूनिफाइड पॉलिसीज़ को लेकर आएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अभी हम लोगों ने देखा हमारे कंट्री में डैम को लेकर ना काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, अलग अलग राज्यों में डिस्प्यूट्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ आप देख पाओगे मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम के बीच में मतलब ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इशू है, इसको हम लोग कितनी बार कवर कर चुके हैं, मतलब रट गई होंगी चीज़ें, मुझे पढ़ाते पढ़ाते रट गई, आप लोगों को पढ़ते पढ़ते भी रट गई होंगी जो रेगुलर यहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे। तो अगर हम बात करें मुल्ला पेरियार डैम, केरला और तमिलनाडु के बीच में यहाँ पर ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है ना। केरला के अंदर ये मुल्ला पेरियार डैम लोकेटेड है, लेकिन तमिलनाडु इसको ऑपरेट करता है। तो इन्हीं के बीच में बार बार ये विवाद देखने को मिलता है। तो इसी के लिए अभी यहाँ पर डैम सेफ्टी एक्ट को लेकर आया गया। क्या कर रहा हूँ यार मैं, डैम डैम बोल रहा हूँ। तो राज्यसभा ने यहाँ पर अभी इस बिल को पहली बात तो पास कर दिया था, थर्सडे में यहाँ पर पास कर दिया है इस बिल को। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आखिरकार इस बिल के अंदर क्या क्या बताया गया, क्योंकि बिल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बिल के अंदर एनसीडीएस बनाने की चर्चा की गई है, एससीडीएस बनाने की चर्चा की गई है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोग को क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। आर्टिकल जीएस पेपर 3 प्लस जीएस पेपर 2 दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द बिल। तो आपके सेलिएंट फीचर्स ऑफ द बिल, तो यहाँ पर बिल के फीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के टॉपिक है, वहाँ पे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। अब इस बिल के अंदर सबसे पहली चीज़ बोली गई नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। तो डैम की सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी को बनाया जाएगा और उस कमेटी के जो चेयरपर्सन होंगे वो होंगे एक तरीके से मतलब कमेटी को जो चेयर किया जाएगा वो सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरपर्सन के थ्रू चेयर किया जाएगा। इस कमेटी का मेन फंक्शन क्या होगा कि डैम के एक तरीके से फेलियर को चेक करे, डैम के फेलियर को रोकने के ऊपर काम करेगी, डैम की सेफ्टी के ऊपर काम किया जाएगा, डैम को सुरक्षित रखने के ऊपर काम किया जाएगा। तो मेन मकसद यहाँ पर इस कमेटी का ये ही होने वाला है, ठीक है, कि हम लोग किस प्रकार से डैम की सेफ्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर अपने जो सजेशंस होते हैं वो भी यहाँ पर एक कमेटी प्रोवाइड करवाएगी। दूसरा यहाँ पर बोला गया नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी होगा। ये जो बिल है ये मेन मकसद रखेगा इस अथॉरिटी को बनाने में, और ये जो अथॉरिटी बेसिकली यहाँ पर इसको हेड करने वाले हैं एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है, एक तरीके से एक ऑफिसर होंगे जो कि एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक के होंगे, वो यहाँ पर इसको हेड करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है इसका मेन मकसद क्या होगा, डैम सेफ्टी के ऊपर वापस से ध्यान रखना, ठीक है। और भी यहाँ पर आप देख पाओगे इसी प्रकार से चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है कि बिल्कुल कि जो डैम है बेसिकली उसके ऊपर ध्यान रखा जाए। उसके बाद स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जहाँ पर क्या होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगी, ये डैम के ऊपर निगरानी रखेगी, इंस्पेक्शन करेगी, मॉनिटर करेगी, डैम की मेंटेनेंस करेगी। तो अगेन वहाँ पर डैम के सेफ्टी के ऊपर काम किया जा रहा है, उसको रेगुलेट करने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्लिगेशन ऑफ डैम ओनर्स होगा, मतलब कि जो भी डैम के मालिक होंगे, जो भी राज्य होगा, ठीक है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होंगी। उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो डैम को इंस्पेक्ट करे, डैम को बार बार देखे अच्छे से। मान लो मानसून सेशन आ रहा है तो डैम को अच्छे से चेक किया जाए, या फिर कोई अर्थक्वेक आया है, ठीक है, तो अर्थक्वेक के बाद यहाँ पर डैम को अच्छे से चेक किया जाए, कहीं डैम के अंदर क्रैक वगैरह तो नहीं आए हैं, डैम कमज़ोर तो नहीं हो गया है, कहीं टूट गया डैम तो उससे क्या नुकसान होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस कमेटी के इस बिल के अंदर बताया गया है। ये चीज़ें आगे लेकर आई जाएंगी जिससे कि डैम को और ज़्यादा सिक्योर सेफ बनाया जाएगा। और जो अलग अलग एक तरीके से डिस्प्यूट्स होता है, क्योंकि डिस्प्यूट ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है कि भाई डैम को मैनेज कर लो अच्छे से, ज़्यादातर यही डिस्प्यूट देखने को मिलता है हमारे कंट्री के अंदर कि जो डैम को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं कि भाई एक स्टेट दूसरे स्टेट से यही बोलता है कि भाई इस डैम को मैनेज कर लो अच्छे से, लेकिन दूसरा स्टेट उसको मैनेज नहीं करता है। तो अब यहाँ पर डैम के मैनेजमेंट को लेकर, डैम की सेफ्टी को लेकर यहाँ पर इस बिल को लाया गया है। तो इससे जो विवाद हैं बहुत सारे वो खत्म होते हुए नजर आएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर भारत के अंदर डैम सेफ्टी को लेकर चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, मतलब डैम की सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। डैम को सेफ रखना इतना आसान नहीं है भारत के अंदर, इसके पीछे का रीज़न पता है क्या है। सबसे पहला रीज़न आप देख पाओगे, भारत के अंदर, भारत एक ऐसी कंट्री है, दुनिया में तीसरे नंबर पर आने वाली कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको डैम देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। ये डेटा हमारा काफ़ी पुराना है जिसमें बताया गया 5745 के आसपास डैम्स रेजर्वॉयर्स हमारे कंट्री के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें से 293 तो पता है कितने पुराने, 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो अब ये लगा लो मतलब 6000 के आसपास, अप्रॉक्स 6000 के आसपास रेजर्वॉयर हैं, जिसमें से 300 के आसपास 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो यहाँ पर इनको मेंटेन करने में काफ़ी हद तक खर्चा लगता है, प्लस इनको मेंटेन करने में सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पर लगभग 25% डैम हमारे ऐसे हैं जो कि 50 से 100 साल पुराने हैं,
ठीक है। और यहाँ पर 80% डैम ऐसे हैं जो कि 25 साल पुराने हैं। मतलब जितने भी डैम भारत के अंदर देखने को मिलेंगे वो बहुत पुराने हैं। नए डैम बहुत ही ज़्यादा कम डैम देखने को मिलेंगे, अदरवाइज सारे बहुत ज़्यादा पुराने हैं। और पुराने होने के पीछे का एक कंसर्न यही होता है कि डैम पुराने पुराने होते रहते हैं और उतना ही वीक होते रहते हैं, कमज़ोर होते रहते हैं। तो इसको सेव करने के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज भारत के अंदर यही देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर चैलेंज क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर डैम काफ़ी पुराने हो जाते हैं और फिर उसके बाद इनका खतरा बढ़ जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिंपल सी भाषा में समझा दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, डैम को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए जो कि सरकार, सिर्फ और सिर्फ सरकार यहाँ पर इसको अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर ये सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर, पेज नंबर 13 पर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है, इकलौता और एक ज़बरदस्त आर्टिकल। देखो भारत ने तो 36 रफाल जेट खरीदे हैं फ्रांस से, और अभी यूएई ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। यूएई ने यहाँ पर बोला है कि हम लोग 80 रफाल जेट खरीदने वाले हैं, और इसी के साथ एक रिकॉर्ड बना दिया है, एक 80 रफाल जेट खरीदेंगे। और ये जो डील होने वाली है ये 14 बिलियन यूरो की डील होगी, और ये सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट ने यहाँ पर ये साइन कर लिया है, और एक तरीके से रिकॉर्ड तोड़ डील है ये। 80 रफाल जो वॉर प्लेन से बेसिकली यहाँ पर ये लिए जाएंगे, और यहाँ पर ये जो डील है फ्रांस के साथ कर दी गई है। और देखो ये सिर्फ रफाल नहीं खरीदे जा रहे हैं, रफाल के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदने के बारे में चर्चा करी है। यूएई आज के टाइम पर आप देख पाओगे तो एक तरीके से यूएई को बहुत सारे जो एक तरीके से वेपन्स वगैरह होते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स होता है, वो फ्रांस भेजता है, वो फ्रांस यहाँ पर इसको बेचता है। तो यूएई आज के टाइम पर आप देख पाओगे चौथा सबसे बड़ी कंट्री देखने को मिलेगा जो कि सबसे ज़्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है इनको खरीदता हुआ नज़र आता है। उसके बाद बताया गया कि अभी इन्होंने 12 कैराकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर मांगे हैं, इसका भी यहाँ पर अलग से बिल तैयार हो चुका है। तो आज के टाइम पर यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है इसको लेकर यूएई ने अपना एक तरीके से अपना इंटरेस्ट दिखाया है, और फ्रांस यहाँ पर इसको भरपूर पूरी तरह से पूरा करने वाला है। तो इसके बारे में एक आइडिया आप लोग रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद श्रीलंका के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट निकल कर आ चुका है, पहला केस निकल कर आया। तो ये हमारे लिए कुछ खास चीज़ें नहीं है कि कहाँ पर कौन सा वेरिएंट निकल कर आया, कहीं नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्ट आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है ऑस्ट्रेलिया की जो वाइन है, ऑस्ट्रेलिया की जो शराब है, वो यहाँ पर एक तरीके से आप देख पाओगे एफटीए के अंदर, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी खुश है, इस यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार को लेकर चर्चा हो रही है। तो आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस इकॉनमी दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों यहाँ पर एक तरीके से कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, और यहाँ पर एक अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड को यहाँ पर सील कर चुके हैं। ये डील हो चुकी है, या फिर इस साल के अंत में या फिर अगले साल यहाँ पर ये डील होगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भारत ने कुछ कंसेशंस दिए हैं, कुछ छूट दी हैं ऑस्ट्रेलियन वाइन्स के लिए। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन यहाँ पर वाइन देखने को मिलती है, शराब जो है यहाँ पर इसके ऊपर छूट दी गई, और ये इंडिया के अंदर लाई जाएगी। तो आप लोग को यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये सारा डिस्कशन हुआ। और जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं टॉनी एबट, तो मिस्टर एबट ने काफ़ी तारीफ़ करी है इंडिया की, और यहाँ पर चाइना को काफ़ी घसीटा भी है। इन्होंने बोला क्योंकि आपको आज के टाइम पर मालूम होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो रिलेशन है खासकर व्यापार को लेकर, वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी डील हुआ करती थी। चाइना ने यहाँ पर सारी डील्स को कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं बेसिकली टॉनी एबट, इनका कहना यह है कि इंडिया काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को लेकर चलता है, और इंडिया की पूरी तरह से इन्होंने तारीफ़ करी है। और आज के टाइम पर ये लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इससे आप कह सकते हो जो ट्रेड डील है बेसिकली, ये ट्रेड डील से काफ़ी फ़ायदा होगा। इंडिया अपने क्वाड को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। आपको मालूम होगा क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज़ हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। अब ऑब्वियसली इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार बढ़ेगा, रिलेशंस काफ़ी अच्छे होंगे, हमारे यहाँ पर रिलेशंस के साथ साथ कोऑपरेशन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो क्वाड ग्रुप है वो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। अगर बात करें चाइना की, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है, यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बोला चाइना क्या करता है, चाइना यहाँ पर वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड करता है। मतलब कि यहाँ पर जो व्यापार है इसको देखते हुए अगर हम बात करें तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। आज के टाइम पर आप देख पाओगे काफ़ी हद तक लॉस हुआ है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि बहुत सारा जो एक तरीके से व्यापार था, बहुत सारा जो सामान था वो चाइना ने सस्पेंड किया। ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये यहाँ पर आर्टिकल दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, तारीफ़ करी, मैंने आप लोग को सारी चीज़ें बता दी हैं कि इंडिया जो है एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों को ट्रीट करता है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, रूल ऑफ लॉ देखने को मिलेगा, एक गुड
अंडरस्टैंडिंग है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, तो इसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया है वो भारत के साथ आगे और बढ़ना चाहेगा। तो ये इनका स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आखिरकार होता क्या है। तो मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताता हूँ। अभी आपने एक चीज़ और सुनी होगी, अर्ली हार्वेस्ट, क्योंकि अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील करी गई है। तो अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील क्या होती है और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं बेसिकली इकोनॉमी के, इसको हम लोग समझेंगे। आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है। सबसे पहली चीज़ देखो, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के नाम से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो व्यापार होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें फ्री होंगी, जैसे कुछ ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाती हैं। मान लो यहाँ पर इंडिया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने अपना कोई प्रोडक्ट यहाँ पर इंडिया के अंदर भेजा, लेकिन इंडिया ने क्या करा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर ड्यूटीज़ वगैरह लगा दी, कुछ ड्यूटीज़ यहाँ पर चार्ज कर दी हैं। अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जो सामान है वो इंडिया में महंगा बिक रहा है, और ऑस्ट्रेलिया से नाराज़ भी। ऑस्ट्रेलिया बोलता है यार इसको कम कर दो ना, ठीक है, इसको कम कर दो, ये एक तरीके से फालतू का चार्जेस को हटा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस चार्जेस को हटा दिया जाता है। अब इन चार्जेस को हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दो या दो से ज़्यादा नेशन में होगा, जहाँ पर जो बैरियर्स होते हैं, जो भी एक तरीके से चार्जेस ड्यूटीज़ जो भी चार्ज करी जाती हैं इंपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर, उन सबको रिड्यूस कर दिया जाता है, उन सबको कम कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट टैरिफ हो सकते हैं, कोटा, सब्सिडीज़, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है यहाँ पर अर्ली हार्वेस्ट डील, इसके बारे में हमने पढ़ा। देखो, हम आपको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में समझ में आया। दूसरा, अर्ली हार्वेस्ट डील के अंदर क्या होता है, अर्ली हार्वेस्ट डील भी यहाँ पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की तरह ही होती है, लेकिन क्या होता है ना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर आप देख पाओगे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एक तरीके से छूट दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पर अर्ली हार्वेस्ट डील के अंदर क्या होता है, थोड़े बहुत सामान के ऊपर, यहाँ पर आप कह सकते हो लिमिटेड गुड्स को ही एक तरीके से यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, थोड़े बहुत ही सामान को आगे प्रमोट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाइन के बारे में बात हो रही है, आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन वाइन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर इसके लिए अर्ली हार्वेस्ट डील लेकर आए, ठीक है। तो कभी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, कुछ यहाँ पर अलग लिमिटेड सामान के लिए यहाँ पर अर्ली हार्वेस्ट डील करी जाती है, तो इसके बारे में आपको आइडिया रखना है। उसके बाद टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, आपको मालूम होगा। कभी कभी कंट्रीज़ के अंदर जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो यहाँ पर उसके ऊपर टैरिफ लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो टैरिफ भी यहाँ पर लग जाते हैं बहुत सारे, तो उन टैरिफ को भी कम कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। बैरियर्स मतलब दिक्कत है, टैरिफ की दिक्कतें देखने को मिलती हैं जब एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है किसी कंट्री के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के ऊपर, तो इनको भी यहाँ पर कम करने पर पूरा पूरा फोकस रखा जाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो टैरिफ बैरियर्स हैं बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब टैक्स और ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, और नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंदर काफ़ी सारी कंडीशंस वगैरह, रिक्वायरमेंट्स, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह चार्ज कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं इसके अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे स्पोर्ट्स सेक्शन है, यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, तो इसको डिस्कस नहीं करने वाले। अब डायरेक्टली चलेंगे हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नवा सैटरडे है, सैटरडे में ऑलरेडी एडिटोरियल काफ़ी कम आते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कम है। एक एडिटोरियल ये है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। अभी हमने देखा एक डेटा हमारे पास आया है जहाँ पर बताया गया पिछले 10 सालों के अंदर, पिछले 11 सालों के अंदर जो एलिफेंट्स है उनकी जान बहुत गई है, ठीक है। बहुत सारे एलिफेंट्स यहाँ पर मारे गए हैं। कैसे? कभी कोई एलिफेंट इलेक्ट्रिसिटी के वायर से कनेक्ट हो चुका, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के वायर के थ्रू उसका एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ से करंट की वजह से यहाँ पर उसकी डेथ हुई है, या फिर ट्रेन से हिट होने की वजह से डेथ हुई है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की चीज़ों से एनिमल्स की, खासकर जो एलिफेंट्स हैं, इनकी डेथ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, ये यहाँ पर बताया गया। तो एलिफेंट्स आज के टाइम पर अभी हाल ही में अभी यहाँ पर देखने को मिला, काफ़ी सारे एलिफेंट्स एक तरीके से विक्टिम निकल कर आए, और ट्रेन से यहाँ पर टकराव हुआ, उस ट्रेन से टक्कर की वजह से एलिफेंट्स की जान गई है। लगभग यहाँ पर पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले अगर हम बात करें पिछले एक सप्ताह के अंदर 5 एलिफेंट्स की और भी जान गई है, ऐसा यहाँ पे बताया गया इस एडिटोरियल के अंदर। इन्होंने यहाँ पर बताया लगभग यहाँ पर आप देख पाओगे पिछले एक सप्ताह के अंदर, नवंबर के महीने में, नवंबर के कुछ लास्ट दिनों में लगभग 4 से 5 एलिफेंट्स की जान गई, जहाँ पर एक तरीके से ट्रेन से टक्कर हुई है। जो सबसे पहला एक्सीडेंट हुआ था वो कोयम्बतूर में हुआ था, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पर? कंजीकोडे, केरला के अंदर। तो अलग अलग एक्सीडेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर हमें एक सोल्यूशन लेकर आने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे हम लोग अपने एनिमल्स को ख़त्म होते हुए नहीं देख सकते। अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और चीज़ है, आपको मालूम होगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि एलिफेंट को प्रोटेक्शन देता है, आप लोग को मालूम होगा। और ऐसा ही बताया गया पिछले, पता है, 10-11 सालों में लगभग 1100 से ज़्यादा एलिफेंट्स मारे गए हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, जिसमें से
जो लगभग आप कह सकते हो ज़्यादातर एलिफेंट्स 741 जो एलिफेंट्स है वो इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से मारे गए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक वायर के कनेक्ट में आ चुके होंगे उसकी वजह से यहाँ पर ये मारे गए। या फिर और बहुत सारे 186 यहाँ पर केसेस निकल कर आए। 186 एलिफेंट रेलवे से टकराने के बाद, मतलब ट्रेन से टकराने के बाद मारे गए, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा जंगलों में जब ट्रेन निकलती है तो वहाँ पर रेलवे पटरी को क्रॉस वगैरह कर रहा होगा कोई एलिफेंट, तो यहाँ पर उससे टकराव हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे केसेस देखने को मिले, पोचिंग देखने को मिलती है, कभी कभी पॉइजनिंग देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एलिफेंट्स काफ़ी हद तक मारे गए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये आपको डेटा याद रखना है। ये डेटा इस आर्टिकल के अंदर, सॉरी इस न्यूज़पेपर में द हिंदू के अंदर तीसरी बार कवर हो रहा है कि पिछले 10-11 सालों के अंदर यहाँ पर 1000 से ज़्यादा एलिफेंट्स मारे गए। अलग अलग रीज़न से आपको पता चला। अब इनको प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोगों के पास एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। वो क्या है प्रोजेक्ट एलिफेंट, मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्लस सरकार आज के टाइम पर क्या क्या काम कर रही है। सरकार आज के टाइम पर अलग अलग इनिशिएटिव्स ले रही है एलिफेंट्स को बचाने के लिए, उसको थोड़ा सा और मजबूत करना होगा। वो इनिशिएटिव्स क्या क्या है मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहला इनिशिएटिव है यहाँ पर परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है, इस कमेटी को बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बीच में, और यहाँ पर आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के बीच में, ताकि हम लोग क्या कर सकें, एलिफेंट्स की डेथ को कम से कम कर सकें। खासकर जो ट्रेन से एक्सीडेंट हो रहा है इसको हम लोग कम से कम कर सकें। इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा ट्रेन के आसपास, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जंगलों के आसपास जो रेल होती है, खासकर जो पटरी होती है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी घासें वगैरह निकली होती हैं, बहुत सारा वेजिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में घासें होती है, घनी घासें होती हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर को कुछ ज़्यादा अच्छे से दिखाई पड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेन मकसद रखा गया कि जो वेजिटेशन है रेलवे ट्रैक्स के ऊपर उसको पूरी तरह से साफ किया जाएगा, ताकि जो लोको पायलट होते हैं उनको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिखाई पड़ें। उसके बाद एलिफेंट्स के लिए अलग से पैसेज बनाया जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से पैसेज होगा तो वहाँ से एलिफेंट्स सेफली निकल पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो हमारा एक तरीके से एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने यहाँ पर कुछ पैसा भी रिलीज़ किया था। लगभग 212 करोड़ रुपए रिलीज़ करे गए थे 2011-12 के अंदर। मतलब लगातार हम लोग जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसके अंडर में पैसा रिलीज़ किया गया ताकि हम लोग एलिफेंट्स को बचा सकें। लगातार पैसा खर्चा जा रहा है इसके ऊपर। आखिरकार ये प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, तो आप लोग को इसके बारे में भी समझना होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था 1992 में, और यहाँ पर इसका मेन मकसद था कि फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जा सके वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को, यानी कि जो वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स हैं इनको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ पैसा प्रोवाइड करें। तो ये इस स्कीम के अंडर लाया गया। ये जो स्कीम है बेसिकली ये केंद्र सरकार के अंडर में आने वाली स्कीम बनी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था सबसे पहली बात एलिफेंट्स को प्रोटेक्शन देना, एलिफेंट्स को बचाना, उनके हैबिटेट्स को बचाना, उनके कॉरिडोर्स को बचाना। उसके बाद यहाँ पर दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के इशू को कम करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, आदमी और यहाँ पर जानवर के बीच में लड़ाई हो जाती है। कभी कभी जंगल से बहुत सारे जानवर निकल जाते हैं, ठीक है, शहरों में घुस जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। कभी खेतों में घुस जाते हैं, तो यहाँ पर इंसान और जो ये जानवर हैं दोनों के बीच में टकराव हो जाता है। कभी इंसान की डेथ हो जाती है, कभी यहाँ पे इंसान उस जानवर को मार देता है। तो यहाँ पर ये कम हो, इसका मेन मकसद ये भी रखा गया था। उसके बाद एलिफेंट्स को हम लोग उनके वेलफेयर के ऊपर काम कर सकें, इसके लिए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लाया गया। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट की बात करें तो आज के टाइम पर 16 राज्यों के अंदर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, इन सभी यहाँ पर आप देख पाओगे स्टेट्स के अंदर इसको लागू किया जाता है। उसके बाद एलिफेंट सेंसस के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। हर 5 साल के अंदर एलिफेंट सेंसस होता है, मतलब कि इनकी पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है, कितनी पॉपुलेशन है। और 2017 के अकॉर्डिंग बात करें तो एलिफेंट्स की जो सेंसस है, इनकी जो पॉपुलेशन है लगभग एशियन एलिफेंट की वो थी 27,312। ठीक है, और 2017 के अंदर ऐसा बताया जाता है पॉपुलेशन कम भी हुई है, क्योंकि जो 2012 वाला सेंसस था वहाँ पर पॉपुलेशन कुछ लगभग 30,000 के आसपास थी। तो यहाँ पर लगातार एलिफेंट्स कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। और कर्नाटक एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद असम, केरला भी यहाँ पर एरिया आते हैं। एलिफेंट रिजर्व्स की बात करें तो आज के टाइम पर 32 एलिफेंट रिजर्व्स हैं भारत के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो सबसे पहला एलिफेंट रिजर्व बना था भारत के अंदर उसका नाम है शिंगबम एलिफेंट रिजर्व, ये झारखंड का है। इसके बारे में भी आपको आइडिया रख सकते हो। प्लस ये तो हमने बात करी इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें दुनिया भर में क्या काम किया जाता है, तो दुनिया भर में यहाँ पर एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, जिसको हम लोग माइक प्रोग्राम बोलते हैं। इसको 2003 में लॉन्च किया गया था और इसका मेन मकसद भी यहाँ पर एलिफेंट्स को प्रोटेक्शन देना अफ्रीका वाले रीजन में और एशिया वाले रीजन में।
तो ये सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है, मैंने आपको बताया। इफेक्टिव सोल्यूशन क्या होगा? इफेक्टिव सोल्यूशन ये होगा कि भाई आप लोग जो भी एक तरीके से जहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर्स जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, जो एलिफेंट्स है वो इलेक्ट्रिक वायर से टच हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी डेथ हो रही है। तो आपको क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक वायर की बजाय यहाँ पर सोलर पैनल्स आप लोग लगा सकते हो। सोलर पैनल्स को आप हैंग कर सकते हो, इसकी पावर से यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हो। इससे यहाँ पर क्या होगा? एलिफेंट्स की जान कम जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु, केरला, इन सभी जगह पर ये काम करना चाहिए, ऐसा बताया गया। उसके बाद और क्या क्या बताया गया? बहुत सारी जगह पर इलीगल इलेक्ट्रिक फेंसिंग देखने को मिलती है, उन सबको इलीगल जो फेंसिंग है उसको भी हटाया जाए। ठीक है, इलीगल फेंसिंग अगर आप लगा रहे हो तो लगाओ, लेकिन उसकी जगह पर आपको सोलर पावर एक तरीके से जनरेशन रखना चाहिए। सोलर पावर से अगर आप लोग सोलर पैनल से लगा रहे हो तो उससे खतरा थोड़ा सा कम होगा, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया। ठीक है, और प्लस एलिफेंट कॉरिडोर्स वगैरह बनाने के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखो, ताकि यहाँ पर एलिफेंट्स को हम लोग बचा सकें, क्योंकि एलिफेंट्स यहाँ पर जगह क्रॉस करते हैं, उसी की वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पर डेथ वगैरह होती हैं। तो एलिफेंट्स का पैसेज अलग होना चाहिए, एलिफेंट्स का रास्ता अलग होना चाहिए, इनका कॉरिडोर एक अलग से मेंटेन करना चाहिए। ये यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी गई हैं, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पर एलिफेंट्स को प्रोटेक्शन के ऊपर अगर काम नहीं करेंगे तो एलिफेंट्स आने वाले टाइम पर काफ़ी तेज़ी से खत्म होते हुए नजर आएंगे, और जो कि अपने आप में एक कंसर्न वाली सिचुएशन है, चिंता वाली सिचुएशन है, क्योंकि इससे क्या होगा? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले एडिटोरियल पर बात करते हैं। जो अगला एडिटोरियल है यहाँ पर, यह ऑथर लिखते हैं कोप 27 के समिट के बारे में। देखो अभी हमने देखा कोप 26 के समिट को, 26वां समिट कहाँ पे हुआ था? अभी रिसेंटली ग्लासगो के अंदर हुआ था, स्कॉटलैंड में, जहाँ पर डिस्कशन हुआ कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया जा सकता है, एनवायरमेंट को कैसे हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कोप 27 वाली मीटिंग कहाँ पे होने वाली है? अगले साल होगी इजिप्ट के अंदर। तो अभी कोप 27 के अंदर देखो, अब की बार जो 26 वाली मीटिंग थी, इसमें आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखा, लेकिन जो अगली वाली मीटिंग इजिप्ट में होगी, यहाँ पर आपको फूड के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग यहाँ पर भूखमरी से एक तरीके से आप सकते हो काफ़ी हद तक पीड़ित हैं। तो उस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए आपको फूड सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर चीज़ें मेंशन करनी होंगी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया, जो भी हमारा यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, कोप 26 वाला मीटिंग हुआ ग्लासगो के अंदर, 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक ये मीटिंग चला, जहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ, बहुत सारे लोग गैदर हुए, यहाँ पर हेडलाइंस बनकर निकल कर आई, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, और कुछ जिम्मेदारियाँ भी ली गई हैं कि भाई आने वाले टाइम पर हम लोग ये काम करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट्स यहाँ पर कमिटमेंट लिया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर कमिटमेंट ये लिया कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस को कम करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो पॉल्यूशन है इसको कम करने वाले हैं। यूएस ने यहाँ पर बोला है $356 मिलियन तक का एक नया सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक नया पैसा लगाया जाएगा, ताकि हम लोग जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो एक तरीके से काफ़ी हद तक नीचे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे सकें। आज के टाइम पर प्लैनेट के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, प्लैनेट के अंदर कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। अगर हम बात करें हमारी क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो काफ़ी सिचुएशन ख़राब है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बड़ी है। इन सब चीज़ों का एक सोल्यूशन निकालने के लिए, नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ने के लिए यही सारा डिस्कशन हुआ था। और इसको देखते हुए अभी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या होगा अगर किसी कंट्री को अपने यहाँ पर कोयले वगैरह का प्रोडक्शन कम करना है, तो इससे क्या करना पड़ेगा? कोयले की जगह किसी चीज़ को लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग सा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंट्री अभी अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करे, या फिर पहले क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में फोकस करे, क्योंकि जो अमीर कंट्रीज़ है उन्होंने तो खूब पोल्यूशन किया, दबा के पोल्यूशन किया, आज के टाइम पर अमीर हो चुकी हैं, डेवलप्ड बन चुकी हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनको काफ़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बोला भाई हमें पैसा प्रोवाइड करवाओ, क्लाइमेट फाइनेंस दो आप लोग, जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हो गई, ये सब डेवलप्ड नेशंस हैं, तो आप लोग पैसा प्रोवाइड करवाओ। आप पैसा दोगे तभी तो हम लोग आगे क्लाइमेट चेंज से लड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन हो चुका था। लेकिन अब क्या है, अब जो 2027 कह रहा हूँ, जो अगली वाली मीटिंग होगी कोप 27 वाली मीटिंग होगी, यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको जो क्लाइमेट क्राइसिस है इसके साथ साथ आपको भुखमरी के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से कहीं ना कहीं भुखमरी की सिचुएशन बढ़ रही है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस की वजह से, जो लगभग पॉपुलेशन है 130 मिलियन के आसपास, 130 मिलियन से लेकर 270 मिलियन तक के आसपास के जो लोग हैं, ये भुखमरी से पीड़ित हैं दुनिया भर में। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज तो अपने आप में प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज से भी ऊपर एक प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, वो भुखमरी की निकल कर आ रही है। तो आपको नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्लाइमेट चेंज के साथ साथ आपको हंगर का भी डिस्कशन करना होगा, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारी जो कम्युनिटी है वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइफ स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कैसे चलेंगी? जब हमारा क्लाइमेट अच्छा होगा। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी डेफिनेटली डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज अगर बेकार रहेगा तो हम लोग ज़्यादा चीज़ों का एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा गर्मी रहेगी तो ज़्यादा खेती नहीं हो पाएगी।
ठीक है, ज़्यादा फिशिंग नहीं हो पाएगी, या फिर अलग अलग चीज़ आप देख पाओगे, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको क्लाइमेट के ऊपर तो फोकस रखना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आप लोग थोड़ा सा हंगर के ऊपर भी फोकस रखना, क्योंकि फूड सेफ्टी आज के टाइम पर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन चुकी है। आज के टाइम पर हमने देखा बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर लोगों की डेथ हुई है, लोग दो दो दिन खाना नहीं खा पाए। इस प्रकार की सिचुएशन बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिली है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने बताया कि लगभग 811 मिलियन पीपल, ठीक है, इनके पास एक तरीके से इनफ खाना नहीं है खाना खाने के लिए, ऐसा रिसेंटली यहाँ पर एक रिपोर्ट ने बताया। तो आप समझ सकते हो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, और आने वाले टाइम पर बहुत सारे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इसी फैमिन कंडीशन के अंडर में स्लिप होते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर इसी कंडीशन में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन है वो लगातार और ज़्यादा बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लोगों के पास खाने को नहीं है, फूड इनसिक्योरिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि जहां पर फूड इनसिक्योरिटी है, जिन कंट्रीज़ के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं और वही कंट्रीज़ पोल्यूशन नहीं कर रही हैं, ठीक है, उन कंट्रीज़ के थ्रू पोल्यूशन नहीं किया गया है। बहुत सारी अफ्रीकन नेशन देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पर लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लेकिन वो कंट्रीज़ यहाँ पर पोल्यूशन नहीं कर रही हैं, अपने आप में वो पुअर कैटेगरी के अंदर आ रही हैं। लेकिन आप देख पाओगे पोल्यूशन कौन कर रहा है और भुगत कौन रहा है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब अगली मीटिंग को अटेंड करोगे तो आप पोल्यूशन के ऊपर तो ध्यान रखोगे, लेकिन साथ ही साथ एक हंगर वाली सिचुएशन के ऊपर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अमीर कंट्रीज लगातार पोल्यूशन कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज पोल्यूशन कर रही हैं, और इससे यहाँ पर जो पुअर कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग काफ़ी हद तक पीड़ित हैं, वही लोग सफ़र करेंगे। ठीक है, और जबकि वो लोग पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, तब भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा सफरिंग भी उन लोगों को ही देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, उसके बाद बताया गया क्या कि अभी हमें जो क्लाइमेट क्राइसिस है, इसका भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, फूड प्रोडक्शन के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा। अगर क्लाइमेट सही नहीं होगा तो डेफिनेटली हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्लाइमेट के ऊपर भी बराबर फोकस रखेगा। तो एट द लास्ट यहाँ पर ऑथर यही कहना चाहते हैं कि आपको इक्वली दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस रखना होगा। एक तरफ आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस रखना होगा, एक तरफ आपको हंगर के ऊपर फोकस रखना होगा। लेकिन यहाँ पर जो एडेप्टेशन है ये बहुत अर्जेंट है, क्योंकि आपको क्लाइमेट चेंज के साथ साथ आपको फूड सिक्योरिटी को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर फूड सिक्योरिटी को लेकर नहीं चलोगे तो आने वाले टाइम पर बहुत लार्ज स्केल पर लोगों की डेथ होगी फूड इनसिक्योरिटी की वजह से, ये यहाँ पर बताया गया। तो मिलियंस ऑफ लोगों के लिए आपको फूड सिक्योरिटी को एक प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इनके आउटकम यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो बेसिकली कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने बोला कि क्लाइमेट किस प्रकार से जो एक तरीके से चेंज हो रहा है, क्लाइमेट का किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, किस प्रकार से यहाँ पर इम्पैक्ट आज के टाइम पर पड़ रहा है क्लाइमेट का। देखो ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें चलती रहेंगी और इसका इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, दूसरी तरफ भी आप लोग यहाँ पर फोकस कर सकते हो। दूसरी तरफ यहाँ पर एक तरीके से जो हमारा जो सेक्शन है, खासकर जो ऐसे लोग हैं जो कि फूड इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। सिग्निफिकेंटली यहाँ पर बताया गया जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर स्टेटमेंट वेलकम करता है कि भाई आप लोगों को एडेप्टेशन तो लेकर आना पड़ेगा, खासकर आप लोगों को प्लान लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को प्रायोरिटीज़ के ऊपर ये काम भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने क्लाइमेट को प्रायोरिटी पे रखा है, बिल्कुल रखो, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ यहाँ पर हंगर को भी प्रायोरिटी के ऊपर रखना होगा। और इंडिया भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है अगर हम बात करें तो। ठीक है, इंडिया के अंदर भी क्या हंगर की सिचुएशन कोई ज़्यादा सुधरी नहीं है, इंडिया के अंदर भी हंगर की सिचुएशन काफ़ी बेकार है। उसके बाद क्या हुआ, आज के टाइम पर जो COP27 का समिट होगा इजिप्ट के अंदर, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सारी कंट्रीज़ मिलकर एक तरीके से फोकस रख सकती हैं किस चीज़ के ऊपर, हंगर के ऊपर। वही सारी चीज़ें यार बार बार रिपीटेडली बताई गई हैं, मन कर रहा है यहाँ पर आर्टिकल को रोक दिया जाए। ठीक है, मतलब वही लाइन को लगभग कम से कम 10 बार रिपीटेडली मेंशन कर दिया ऑथर ने। तो अभी यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग आपको रिस्पांस तो देना पड़ेगा, साथ ही साथ आप लोग को दूसरी चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद फाइनेंस के बारे में चर्चा करी गई। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लाइमेट फाइनेंस का सिचुएशन बताया कि क्लाइमेट फाइनेंस क्या है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अभी जो एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उन्होंने पैसों की डिमांड करी है कि बिल्कुल हमें पैसा मिलना चाहिए, तभी हम लोग आगे ग्रो कर पाएंगे। उसी प्रकार से आपको हंगर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हंगर के लिए भी आप लोग को काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए भी आप लोग बड़ी कंट्रीज़ को आगे लेकर आ सकते हो, बड़ी कंट्रीज़ आपस में आगे मिलकर काम कर सकती हैं, हंगर की सिचुएशन को काफ़ी हद तक सुधार सकती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने बोला कि जो हमारा फूड सिस्टम है उसको फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फूड सिस्टम जो आज के टाइम पर टूट चुका है, इसको फिक्स कर लो,
बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप हमारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। उसके बाद और क्या बताया गया, और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इन्होंने बोला है कि फूड सिस्टम के अंदर आपको क्या क्या इनिशिएटिव लेने होंगे, क्योंकि फूड सिस्टम यहाँ पर हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। आपको मालूम होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर हमारे 17 गोल्स आते हैं, और 17 गोल्स में से यहाँ पर एक गोल ये भी है कि हम लोग हंगर को ख़त्म करें। ठीक है, और 2030 तक के हमारे गोल्स है, तो हम लोग को इसको भी अचीव करने के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखना होगा। तो आज के टाइम पर आपको चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना होगा। आप ग्रोथ के ऊपर काम करो, क्लाइमेट चेंज को कम करने के ऊपर काम करो, आप इंश्योर करो कि लोगों को एक हेल्दी लाइफ हो, सेफ लाइफ हो, क्वालिटी हो, अफोर्डेबल फूड मिले लोगों को। आप इसी चक्कर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सरकारों के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर सकती हैं, दोनों फार्मर्स को सपोर्ट कर सकती हैं। ये सोल्यूशन बताया गया। ठीक है, दोनों सपोर्ट करेंगे फार्मर्स को तो फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ों से हम लोग यहाँ पर इन दिक्कतों से लड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी गई हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल की जो भी हैं मैंने आप लोगों को बता दी हैं। एक ही लाइन को काफ़ी बार दोहराया गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इस आर्टिकल को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लिया है। तो फूड सिस्टम के ऊपर में ध्यान देना है, एट द लास्ट ऑथर का यही कहना है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। ये कुछ आर्टिकल्स से हमारे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब यहाँ पर करते हैं वीडियो को एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।